हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज हमारी क्लास नंबर 13 है जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार इग्नू वाले के लिए हम लोग आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर वो आज क्लास नंबर 13 है। इससे पहले हमारी 12 क्लासेस हो चुकी हैं। इन सभी क्लासेस के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार गो थ्रू कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और गाइज, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स जीएफआरस, और जो कि आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाले टॉपिक का पार्ट है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। सो गाइज, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए और काफी सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से बनने के चांसेस हैं। तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो आप उनको जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छे से आपको स्टडी करा देंगे इस टॉपिक की। ठीक है, तो चलिए फर्दर फटाफट स्टार्ट कर दें जल्दी से। एंड गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैं आपको पता ही होगा कि मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, तो उससे रिलेटेड अपडेट भी आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज, मेक श्योर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। गाइस, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए थे, मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2। दो मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने मॉक टेस्ट 1 जो है आपको बताया था क्लास नंबर 11th में, और क्लास नंबर 12th में हमने मॉक टेस्ट नंबर 2 किया था। अभी तक आप लोगों ने इन मॉक टेस्ट को नहीं अटेम्प्ट किया है तो इन दोनों के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे जाके आपको इनको अटेम्प्ट करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं करना, आपको बस लिंक पे क्लिक करना है, आपके सामने मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा। आपको कंप्लीट जो मॉक टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद आप जैसे सबमिट करेंगे आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना इन मॉक टेस्ट को ताकि सभी की हेल्प हो सके। और गाइस, आप लोग अपना जो जितना भी आप स्कोर करेंगे कमेंट करके बताना उस वीडियो के कमेंट में कि आपने कितना स्कोर किया है। ओके, तो चलिए फटाफट से समझते हैं व्हाट आर जनरल फाइनेंशियल रूल्स। सो जनरल फाइनेंशियल रूल्स, जिनको हम बोलते हैं जीएफआरएस, जीएफआरएस are the general rules of government of India which are applicable to all government ministries and department। तो गाइज याद रखना, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? टू ऑल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, जितनी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होते हैं। एक्सेप्शंस आर प्रोवाइडेड इन द रूल्स, तो कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस भी हैं कि कहाँ पर जो है ये रूल जो है फॉलो नहीं करेंगे। These rules are applicable in matters relating to public finance। तो जो रूल है ये किस चीज के लिए बनाए गए हैं, किस चीज से रिलेट करते हैं? ये पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है। दैट इज मैटर्स रिलेटिंग टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के पास कितना रिवेन्यू और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो फंड कौन सा होता है? वो पब्लिक का फंड होता है। तो इनसे रिलेटेड जो भी रूल बने हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल फाइनेंशियल रूल्स। तो हम लोग समझ लेते हैं ये बने कब थे और कब इनको मॉडिफाई किया गया। सो दीज रूल्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1947 एंड मॉडिफाइड thereafter in 1963। फर्स्ट टाइम तब ये मॉडिफाई किए गए थे। एंड 2005 एंड 2017, तो जब पहली बार बने थे तब से लेकर के अब तक ये 3 बार मॉडिफाई हो चुके हैं, 1963 में, 2005 में और 2017 में। जीएफआर इंक्लूड, यहाँ पर जीएफआर जो ऐसे यहाँ पर ये इसके साथ है, जीएफआर इंक्लूड्स ऑल द इफेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। जितने भी रिफॉर्म हुए हैं गवर्नमेंट ने, जितने भी रिफॉर्म किए हैं उनको, उनका सभी का इफेक्ट है लेता है। आई मीन इसके अंदर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो गवर्नमेंट के अंडर है, ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो जिससे कि गवर्नमेंट डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करती है कोई अमाउंट अगर ट्रांसफर करना होता है, जिसको हम लोग जनधन योजना भी कहते हैं, और डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है हमारे अकाउंट में आता है। मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद द जनरल बजट, इसका इफेक्ट भी इसके अंदर देखने को मिलता है जो रूल्स हैं। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू पोर्टल, तो जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड रिवेन्यू वाली चीजें हैं, एक्सपेंडिचर वाली चीजें हैं, उन सभी को इसके अंदर डाला गया है। These reforms were introduced due to the changing business environment to promote simplicity and transparency in the government financial system and procedures। तो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल सिस्टम में और प्रोसीजर्स में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, जो कि बहुत जरूरी है, और सिंप्लिसिटी लाई जा सके, इनके लिए इन रूल्स को लेके आया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द वेरियस इंपॉर्टेंट रूल्स आर फर्दर एक्सप्लेन्ड एज अंडर। सो जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी। तो अब इन रूल्स के जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं इनको समझ लेते हैं, जो कि रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट से रिलेटेड है। सो इन केस ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एनी ऑफिसर देन द फॉलोइंग शुड बी ऑब्जर्व। ये चीजें जो है वो जरूरी है। तो कौन कौन सी चीजें हैं? विजिलेंस, मतलब क्या होता है? सतर्कता। Every public officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public money
as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money and expenditure should not be more than situation demand। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि सत्कर्ता मतलब जो है हमें जो भी आपका ऑफिसर है जो पैसे खर्च कर रहा है गवर्नमेंट के फंड से, आई मीन जो पब्लिक मनी है, उसको इस तरीके से खर्च करना जैसे उसका खुद का पैसा है। जैसे हम खर्च करते हैं ना पैसे, तो हम बहुत ध्यान से खर्च करते हैं कि कहीं ज्यादा खर्च ना हो जाए, या फिर हमें बस उसी काम में खर्च करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि जरूरी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है और साथ ही जितनी डिमांड होती है सिचुएशन डिमांड, उसके अकॉर्डिंग ही फंड ग्रांट किया जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके फंड जो है वो खर्च करना है। विजिलेंस मतलब क्या होता है? सतर्कता, ध्यान में रख करके जागरूक होकर के हमें फंड खर्च करना है एज ए ऑफिसर। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खर्च करना है, लाइक एनी अथॉरिटी विच इज बेनिफिटिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपेंडिचर शुड नॉट सैंक्शन द एक्सपेंडिचर बाय इटसेल्फ। अगर कोई ऐसी अथॉरिटी है जो कि खर्चा यानी पैसे निकालते हैं और अपने ऊपर खर्च करने के लिए, तो वो डायरेक्टली खुद सैंक्शन नहीं कर सकते हैं उस फंड को। The expenditure shall not be made for particular person or community unless no special order received in this regards and it should not in public interest. It should be public interest. तो जब तक कोई स्पेशल ऑर्डर ना आए फंड को निकालने का, या फिर जब तक ये पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, तब तक ये फंड नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, सो गाइस ये कुछ रूल्स है जो कि फॉलो होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। एंड इसके अलावा द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंट्रोलिंग ऑफिसर इज टू इंश्योर। अब यहाँ पर कंट्रोलिंग ऑफिसर की जो ड्यूटीज होती हैं, जो यहाँ पर मनी कंट्रोल करते हैं, उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? सो एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड बजट। जितना भी बजट रखा गया था उस काम के लिए, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर ना हो, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है इन चीजों को मॉनिटर करना। दैट इनकर्ड ओनली फॉर द फंड प्रोवाइडेड। जितना फंड प्रोवाइड किया गया है उसी का खर्चा, उसी का उपयोग किया जाए वहां पर। दैट इनकर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि पब्लिक के फायदे के लिए चीजें की जा रही हैं। दैट एडिक्वेट कंट्रोल आर देयर इन द डिपार्टमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। पब्लिक मनी की जो वेस्टेज हो वो ना हो पाए, इसके लिए कंट्रोल, एडिक्वेट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और एरर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, कोई गलती ना हो, कोई एरर ना हो और कोई गलत काम हो तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। तो ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं जो एक कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। ओके, नाउ आरबीआई के लिए भी एक यहाँ पर जनरल रूल्स में बात की गई है। वो क्या है? दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शैल बी द बैंकर टू द गवर्नमेंट। आप सभी को पता होगा, जैसे हमारी बैंक होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सपोज करो आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया एसबीआई में, ठीक है, तो जैसे एसबीआई हमारी बैंक है, हम क्या करते हैं? एसबीआई से मनी विड्रॉ कर सकते हैं, एसबीआई में मनी जो है अपना हम क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एसबीआई से हम लोन ले सकते हैं, ठीक है, हम उधार ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के लिए काम करती है। गवर्नमेंट का यहाँ पे अकाउंट होता है, यहाँ पर ये मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और साथ ही जरूरत पड़ने पर लोन ले सकते हैं। आई मीन वहां से मनी जो है वहां से वो ले सकते हैं जैसे कि उन्हें जरूरत पड़ती है एज ए लोन। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ले लिया तो कभी वापस नहीं करना है। तो एज ए जैसे हमारी बैंकें होती हैं, सेम ऐसे ही गवर्नमेंट की बैंक जो है एज ए गवर्नमेंट के बैंकर के तरीके से वो फंक्शन करती है आरबीआई। It shall provide various banking services to the ministries either through its branches or its agent bank। तो यहाँ पर जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके सभी के लिए एज ए बैंकर जो है वो काम करती है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है आरबीआई। और अगर वहां पर ब्रांचें नहीं है किसी एरिया में, तो वहां पर एजेंट बैंकें जो हैं, जो कमर्शियल बैंकें हैं, वो भी इनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। ऑल पेमेंट्स एंड ऑल रिसिप्ट including tax revenue shall be made or collected by the RBI through its own offices or through the nominated branches of its agent bank। तो गाइस याद रखना, इंडिया में जो ऑल पेमेंट होती हैं या जो रिसिप्ट ली जाती हैं इंक्लूडिंग टैक्स रिवेन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शैल बी मेड और कलेक्टेड बाय आरबीआई। ठीक है, आरबीआई से कलेक्शन होता है, आई मीन वहां पर डिपॉजिट होता है उस अकाउंट में, एंड इट्स ऑन ऑफिसेज, खुद के ऑफिसेज के थ्रू, और नॉमिनेटेड ब्रांचेस जो कि आरबीआई ने नॉमिनेट किए हैं इन केस उनका खुद के ऑफिसेज नहीं है किसी एरिया में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जिसको हम पीएफएमएस बोलते हैं। गाइस काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो इसको समझ लेते हैं। द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम नॉन एज पीएफएमएस, अर्लियर नॉन एज सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, सीपीएसएमएस कहते थे पहले, अब इसका नाम चेंज करके पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम मैनेजमेंट कर दिया गया है, मैनेजमेंट सिस्टम सॉरी, is a web-based online software application developed and implemented by Office of Controller General Accounts CGA, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो पीएफएमएस है वो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, और ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका यूज करते हैं सभी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं। पीएफएमएस was initially started during 2009 as a central sector scheme of planning commission with the objective of tracking fund
released under all plan scheme of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो इसका जो मेन काम था जो इनिशियली स्टार्ट किया गया था वो किस लिए था, प्लानिंग कमीशन के अंडर जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनको उसका फंड ट्रैक किया जा सके और साथ ही जितना फंड रिलीज किया जा रहा है, कितना रिसीव हो रहा है, सारी चीजों को यहाँ पर जो है रियल टाइम रिपोर्टिंग की जा सके। Subsequently, in the year 2013, the scope was enlarged to cover direct payment to beneficiaries under both the plan and non-plan scheme। तो यहाँ पर 2013 में जो इसका एरिया था वो काफी बढ़ गया, इनलार्ज कर दिया गया, जिसके अंदर इसको प्लान और नॉन प्लान स्कीम दोनों के अंदर ही जो है जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका रिकॉर्ड रखने लगे इसके अंदर। अब प्लान नॉन प्लान स्कीम क्या होती है, सपोज करो मैंने कोई चीज प्लान करी है, इसका मतलब मैंने बजट बनाया होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने उसके लिए बजट में ही उसके लिए फंड अलॉट कर दिया होगा। और जो नॉन प्लान स्कीम है जिसको बाद में बनाया गया, जिसको पहले प्लान नहीं किया गया था, तो जिसको आपने प्लान ही नहीं किया वो बजट में मेंशन नहीं होगा और उसका फंड जो है वो ड्यूरिंग द ईयर रिलीज किया जाता है। तो कोई ऐसा फंड है जो कि ड्यूरिंग द ईयर रिलीज किया गया है, उसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी रिकॉर्डिंग है, उसको इसके अंदर किया जाता था। In 2017, the government scrapped the distinction between plan and non-plan expenditure। तो स्क्रैप मतलब क्या होता है, खत्म कर देना, बंद कर देना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया 2017 में जो है वो डिस्टिंक्शन करना, मतलब अंतर करना बंद कर दिया, किसके बीच में, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बीच में। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जरूरत है तो उसको निकालो फंड को, चाहे आपने प्लान किया हो गवर्नमेंट ने, चाहे प्लान ना किया हो अपने बजट में, बट अगर जरूरत है तो उसको निकालो और फर्दर जो है उसका यूज करो। तो बस इसको रिकॉर्ड करना है। आई मीन जो एक चैनल है PFMS करके, इसके थ्रू ही, इसके प्रोसेस के थ्रू ही वो फंड यहाँ से निकालते हैं और जो कि नो डाउट होती रहती हैं चीजें। ओके, now the primary objective of PFMS is to facilitate a sound public financial management system for the government of India by establishing an efficient fund flow system as well as payment cum accounting network। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक ऐसा सिस्टम है जो कि फंड फ्लो सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक एफिशिएंट इनके लिए एक तरीका है, एक मेथड है जिसके थ्रू ये अपना जो फंड फ्लो है, कैश का फ्लो जो है उसको यूज करते हैं, आई मीन उसको ट्रैक करते हैं कि कहाँ से कितना फंड कहाँ जा रहा है और फर्दर जो अकाउंटिंग है इसकी वो इसके अंडर की जाती है। एट प्रेजेंट द एम्बिट ऑफ PFMS कवरेज इंक्लूड सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एज वेल एज अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द फाइनेंस कमीशन ग्रांट। तो जितने भी इसके अंडर चीजें आती हैं वो इसके अंडर हमने मेंशन कर दी। सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी भी हैं इंडिया में, वो सब के सब जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं इसके अंदर चैनलाइज होते हैं, इंक्लूडिंग द फाइनेंस कमीशन ग्रांट। ओके, नाउ PFMS provides various stakeholders with a real-time, reliable and meaningful management information system and an effective decision support system as part of Digital India Initiative of GOI, Government of India। तो यहाँ पर डिजिटल इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो उसका मतलब ये था कि ट्रांसपेरेंसी लेके आना सिस्टम के अंदर। अब जब आपका सिस्टम ही ऑनलाइन है, एक ऐसे वेब पोर्टल पे जहाँ पर आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, तो डेफिनेटली वहां पर जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, रियल टाइम जो है वो चीजें यहाँ पर शो होती हैं। PFMS is an integrated with the core banking system in the country। तो कंट्री में जितनी भी कोर बैंकिंग सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेटेड है। तो डेफिनेटली जो सिस्टम है काफी ट्रांसपेरेंट है, रियल टाइम जो चीजें हैं यहाँ पे शो होती हैं, कितना फंड निकाला गया और कितना फंड कौन कौन सी स्कीम में कहाँ पे गया है। तो वैसे काफी इंपॉर्टेंट है ये। और आप लोग मुझे कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज समझना है तो प्लीज कॉमेंट करके बताना, और आप लोग प्लीज कॉमेंट जरूर करके बताया करो कि वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं आपको, ताकि मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है उन सब चीजों से कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो कंटेंट और क्रिएट करूं और अच्छे से क्रिएट करूं। सो गाइज फाइनली हम देख लेते हैं एक बार जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है उनके बारे में। सो दीज आर कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड। गाइज जो नोट्स है मैंने अपडेट किया है, इनको काफी इंप्रूव किए हैं नोट्स। अब जो नोट्स अब अवेलेबल है वो कंप्लीटली अपडेटेड नोट्स हैं। हर एक टॉपिक को मैंने कोशिश की कि हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर सकें। जो सेक्शन बी पार्ट के अंदर है, जो आपका सेक्शन बी पार्ट है, उसका मैंने हर एक टॉपिक कवर किया है विद एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन है हर एक टॉपिक का, प्लस हमने एमसीक्यूज भी डाले हैं इसके अंदर, अराउंड 300 एमसीक्यूज हैं। तो आप इन नोट्स के थ्रू अपनी जो प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रिपरेशन करेंगे, डेफिनेटली कर सकते हैं, काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। और गाइस इनके अलावा मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो ये नोट्स और प्लस वीडियो लेक्चर जो क्लासेस चल रही हैं, इनका अगर कॉम्बिनेशन बना लोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बिकॉज यहाँ पर जो हम क्लासेस ले रहे हैं इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और नोट से जो है वो आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। गाइस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगे हैं इन नोट्स के अंदर और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। जो भी सिलेबस में मेंशन है हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। तो टारगेट बेस्ड स्टडी कर सकते हैं आप विद मिनिमम टाइम लिमिट। अराउंड 180 पेजेस के नोट्स हैं, 180 पेज हैं। तो आप डेफिनेटली इसको विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट कर सकते हैं। इस नोट्स के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप करना गाइस। कॉल पे मैं ज्यादातर पिक नहीं कर पाता हूँ बिकॉज मैं काफी बिजी रहता हूँ, मुझे कॉलेज में भी पढ़ाना होता है।
तो अगर मैं कॉल पिक ना कर पाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप इज़ प्रेफरेबल। इस नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पे मुझे इंक्वायरी करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके कुछ हेल्प कर दूंगा। एंड गाइज इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं बिकॉज काफ़ी मेहनत लगी है, बहुत मुश्किल से ये नोट्स बने हैं, काफ़ी टाइम लगा इनको बनाने में, तो कुछ चार्जेस हैं नोट्स को, इन नोट्स के। आप इन नोट्स के रिगार्डिंग फर्दर मुझे इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। So guys, thank you for watching this video. Share this video with all assistant registrar IGNOU aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. So guys, वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज आपके कमेंट्स से ही मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है अपकमिंग वीडियोस बनाने में। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।